मित्रों, छायावाद काल की कविता का समय आपको पता ही है। 1918 से 1936 तक का एक समय नियत किया गया है। उस साहित्य में किसी भी पद्धति, किसी विचार को समझने के लिए एक काल निर्धारण करना पड़ता है। वो कोई स्थायी निर्धारण नहीं है। वो सिर्फ उस युग को समझने के लिए, उस युग की प्रवृत्ति को समझने के लिए किया जाता है, जिसमें आने वाली जनरेशन में जब कुछ नया विचार आता है, नया इन्फ्लुएंस आता है, तो परिवर्तन चलता रहता है। तो उस छायावाद पर बहस शुक्ल जी ने अपने तरीके से की। शुक्ल जी अपने समय के बड़े आलोचक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहा हूँ, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था। आप सभी उस पुस्तक से परिचित होंगे। अगर आप हिंदी साहित्य की दुनिया के मर्मज्ञ है, ज्ञाता है या जिज्ञासु है, तो शुक्ल जी अपने ही तरीके से, अपने ही दृष्टिकोण से कविता की व्याख्या करते रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें गद्य का ज्ञान नहीं है। देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी जानकारी नहीं है। शुक्ल जी अपने समय की, जिसे कहते हैं ना, बुद्धिवादी आलोचक माने जाते हैं। बौद्धिकता उनके अंदर भी कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन हृदय भी उतना ही बड़ा था। इसीलिए वो पूरी कविता की व्याख्या कर डालते हैं, चाहे जायसी हो, चाहे सूर हो, चाहे तुलसी हो। सिर्फ कबीर उनकी निगाह से छूट जाते हैं। शायद उनका पैमाना कुछ अलग था, जिसमें कबीर उनको छोटे लगे या कबीर की उस मारकता को पहचान नहीं पाए। बाकी वो सरपात से लेकर के पूरी परंपरा, बिहारी से लेकर के सारी कविता को, गणानंद की क्या व्याख्या करते हैं शुक्ल जी। प्रेम पदावली की व्याख्या करते हैं, आप देखते रहिए। स्त्री के उस देह के सौंदर्य का जो एक एक पेंच उनकी कविता में, उनकी आलोचना में खुलता है, वो लोच के साथ खुलता चलता है। पाठक उसमें जैसे डूबता हुआ जाता है। तो शुक्ल जी या छायावाद की व्याख्या क्या करते हैं, देखिए। शुक्ल जी ने कुछ उसको अलग ही तरह से डिफाइन किया है। मैं कुछ कुछ पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, ताकि आप पढ़ेंगे, देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी। कि चित्र भाषावाद या प्रतीकवाद की भी पड़ताल कर लेनी चाहिए। उनका कहना है कि प्रतीकवाद भी उसी तरह आयातित है जिस प्रकार छायावाद, प्रतीकवाद का केंद्रीय स्थान फ्रांस था। वहाँ पर आध्यात्मिक या ईश्वर प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए इस शैली का व्यवहार होता था। अन्य कवियों के लिए भी ये शैली काम में लाई जाती थी। जब फ्रांस में प्रतीक पद्धति का प्रयोग आध्यात्मिक तथा अन्य कविताओं में होता था, तो इसी व्यापक अर्थ में छायावादी कविता के संबंध में उसे क्यों न ग्रहण किया जाए, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। प्रतीकवाद को भी यहाँ तक आने में उसे रास्ते गुजरना पड़ता है जिस रास्ते रहस्यवाद आया था, यानी इंग्लैंड, बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश। कहते हैं नवजागरण बंगाल के रास्ते आया था, आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा आपको। छायावाद में उन्हें अन्योक्ति पद्धति भी दिखाई पड़ती है। अन्योक्ति पद्धति में एक नैतिक आग्रह होता है, वह अपनी अनुमति में पूर्ण होती है, किंतु छायावाद में न नैतिक आग्रह है, न वह अनुभूति है। यहाँ भी अनुभूति टूटी हुई और बिखरी हुई। छायावाद की असली विशेषता का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि आंतरिक प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद काव्य शैली की असली विशेषता है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो कि आंतरिक मतलब अंदर से प्रभाव की समानता है, और आधार मतलब लाक्षणिकता मतलब अलग तरह से अपनी बात कहना है लक्षणों के आधार पर, और व्यंजना करना, व्याख्या करना है, और प्रगल्भ यानी बहुत ही गहरी बात, और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की विशेषता है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल
अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं। शुक्ल जी को स्वयं यह लाक्षणिक पद्धति पसंद है और आपको मालूम है कि शुक्ल जी लाक्षणिक पद्धति के कितने बड़े प्रशंसक हैं। इसलिए बार बार वो तुलसीदास की कविता की दिल खोल कर व्याख्या करते हैं और दिल खोल कर प्रशंसा करते हैं। वे छायावाद की मूर्तिमत्ता की प्रशंसा करते हैं बशर्ते कि वह वाद का सांप्रदायिक मार्ग छोड़ दे, अंग्रेजी बांग्ला की ओर ताकना बंद कर दे और लाक्षणिक प्रयोगों में सावधानी बरते। किंतु आज की दुनिया में सांस्कृतिक आदान प्रदान इतना बढ़ गया है कि दूसरे साहित्य और संस्कृति की ओर न देखने का अर्थ है एक संकीर्ण घेरे में बंद हो जाना। भारतीय नवजागरण अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है तो इसका साहित्य उसके लाभ से कैसे वंचित रहता। जाहिर सी बात है कि आज तो हम ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हैं और तमाम आदान प्रदान सब कुछ चल रहा है, तो अगर हम सिर्फ अपनी ही दुनिया में मग्न रहेंगे तो फिर हमारी संकीर्णता हमारा विकास कभी भी नहीं होने देगी। शुक्ल जी के मतानुसार छायावाद में नाना अर्थ भूमियाँ नहीं है, मतलब अर्थ की विविधता नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि कविता बिटवीन द लाइन होती है, और कविता के बिटवीन द लाइन होने का मतलब है कि जहाँ अर्थ नहीं है वहाँ भी अर्थ होता है। उसमें मुख्यतः प्रेम गान है। पूरा छायावाद काल, जिसे वे स्वतंत्रतावाद काल कहना चाहूँगा, विषय वस्तु, साहित्यिक विधा और भाषा की दृष्टि से इतना वैविध्यपूर्ण है कि आधुनिक काल में उसका जोड़ मिलना कठिन है। कविता के क्षेत्र में भी देश प्रेम, क्रांति गीत, मुक्त प्रेम, मानवीय समता, ऐतिहासिक पौराणिक मिथक, सामंत साम्राज्यवाद विरोध आदि को समेट लिया गया है। यदि शुक्ल जी ने निराला की कविता पर सहानुभूति पर विचार किया होता तो उन्हें अपने नकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ता। अंतर्विरोध तो उनकी प्रणाली में है। विषय वस्तु की निंदा और प्रगल्भ शैली की प्रशंसा। ये बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि शायद आचार्य शुक्ल निराला की कविता को सही समझ नहीं पाए या गहराई से व्याख्या नहीं की, इसलिए वो कह रहे हैं कि विषय वस्तु की निंदा करेंगे कि विषय सही नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो कहने का तरीका बड़ा अच्छा है, शैली बड़ी अच्छी है, उसको अभिव्यक्त करने की तरीका अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो विषय वस्तु आपको पसंद नहीं आ रही है। ये बच्चन सिंह उनकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको, शुक्ल जी को, है ना। कि कोई आप कहते हैं कि यार सब्जी दिखने में बड़ी अच्छी लेकिन टेस्टी नहीं है, क्या बोलेंगे कि साग बने तो घनी बढ़िया था, लेकिन यार देखो हम घनी मस्त लग रही, फोटो खींच रही हूँ तो घनी बढ़िया लग रही है, फोटो खींची इनमें इंस्टाग्राम पे ना क्यों, फेसबुक पे ना क्यों तो घना लाइक है गया, लेकिन खाया तो कोई टेस्ट नहीं है उसके अंदर। ऐसा आचार्य शुक्ल कह रहे हैं। तो बच्चन सिंह कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, फिर ये आपकी ही समझ की कमी हो सकती है। छायावाद की सही विवेचना करने में शुक्ल जिसे जो भूल हुई है, उस भूल में उनके मानस की वो बुनावट है जो द्विवेदी युगीन नैतिक सूत्रों द्वारा ग्रंथित है। मैंने कहा ना कि रामचरितमानस के आधार पर हर ग्रंथ को शुक्ल जी जांचना परखना चाहते हैं, शायद इसीलिए छायावाद को समझ नहीं पाए हो। उन्होंने उस ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को सामने नहीं रखा जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन अपने अनेक रूपों में प्रखर और प्रखरतर होता जा रहा था। राष्ट्रीय और साहित्यिक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपनी अस्मिता को अच्छी तरह रेखांकित कर रहा था। पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, क्या कह रहा था वो, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है, याद रखना, इस बात को बार बार कहा गया है। तो हमें समझना होगा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो साम्राज्यवाद, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में और यहाँ के राजा महाराजाओं सामंतों के खिलाफ में जब एक इतनी मजबूत आवाज़ थी, तो उन सारी चीज़ों के बैकग्राउंड को भी हमें समझने की आवश्यकता है। जब तक हम उस बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तब तक हम उस काव्य को भी नहीं समझ पाएंगे। तो शुक्ल जी शायद रामचरितमानस के उस युगबोध में ही अटके रह गए, या वही उनकी सीमाएं थी, इसलिए वो शायद उसको पहचान नहीं पाए। तो ये पूरी बहस है जो छायावाद काल के बारे में चलती है। फिर बाद में नंदुलारे वाजपेयी कुछ और कहते हैं, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ और कहते हैं, फिर आगे नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, कई आलोचक है, पूरी परंपरा है ना। माधव हाड़ा जी हमारे जो प्रोफेसर सर हैं वो भी छायावाद के बारे में लिखते हैं, मीरा के बारे में लिखते हैं, कई चीज़ों के बारे में लिखते हैं लगातार,
और इस बात को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमें उस संदर्भ बोध को, उस सांस्कृतिक बोध को, फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल तो खैर कबीर के बारे में अलग ही लिखते हैं, पूरी उनकी पूरी की उस पुस्तक ही है, और बाकी आधुनिक साहित्य के बारे में पूरा विस्तार से लिखते रहते हैं, वो अलग विषय है। तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और शब्बा खैर।